हेलो दोस्तों और यूपीएससी के मेहनती एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज तारीख है 28 जून 2025 और आज हम सुन लो यूपीएससी के करंट अफेयर्स एनालिसिस को खंगालेंगे। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है दोस्तों, ये वो एनालिसिस हैं, वो इनसाइट्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को एक एज देंगे, धार देंगे। प्रिसाइसली, बिल्कुल सही कहा। आज का एनालिसिस बहुत क्रूशियल है, स्पेशली जीएस पेपर्स 1, 2 और 3 के लिए। हम इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, गवर्नेंस यानी शासन, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, सिक्योरिटी, सुरक्षा और कल्चर संस्कृति से जुड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज को कवर करेंगे। हाँ, और ये सुन लो यूपीएससी का एनालिसिस है 28 जून 2025 के लिए। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये वो डीप अंडरस्टैंडिंग है जो पर्सपेक्टिव बनाने में मदद करती है। एग्जैक्टली। और याद रखिए, ये यूपीएससी जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन काउंट करता है। आज का एनालिसिस आपको कॉन्टेक्स्ट समझने और कनेक्शंस बनाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं जीएस पेपर 2 से। और एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, हाइड्रो डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच जो गैंजीज वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, गंगा जल बंटवारा संधि, उस पर एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ये संधि 2026 में एक्सपायर हो रही है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं 1996 की गंगा ट्रीटी का। ये साइन हुई थी दिसंबर 12, 1996 को, तब के पीएम देवेगौड़ा और शेख हसीना के बीच। इसका मेन फोकस था फरक्का बराज से पानी का बंटवारा, स्पेशली लीन सीजन में, मतलब शुष्क मौसम में, जो होता है जनवरी 1 से मई 31 तक। राइट। और इसका फॉर्मूला भी वो काफ़ी स्पेसिफिक है। ज़रा उसे ब्रेक डाउन करते हैं लिसनर्स के लिए। नंबर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो मार्च 11 से मई 11 के बीच दोनों देशों को 35,000 क्यूसेक्स पानी मिलता है। क्यूसेक ये ऑल्टरनेटिंग 10-डे स्लॉट्स में होता है ना? हाँ, बिल्कुल। और अगर फ्लो, पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक्स या उससे कम है, तो पानी 50-50 बांटा जाता है, आधा आधा। अच्छा, और अगर फ्लो 70,000 और 75,000 क्यूसेक्स के बीच है? उस केस में बांग्लादेश को गारंटी 35,000 क्यूसेक्स मिलते हैं, ये गारंटी है। ओके। और अगर फ्लो 75,000 क्यूसेक्स से ज्यादा हो जाता है? तब इंडिया लेता है 40,000 क्यूसेक्स, और जो बाकी बचता है वो बांग्लादेश के लिए होता है। तो ये था फॉर्मूला मोटे तौर पर। तो अब बदल क्या रहा है? इंडिया रीनेगोशिएट क्यों करना चाह रहा है? एग्जैक्टली। अब देखिए, चेंज ये है कि इंडिया अब रीनेगोशिएट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इंडिया को अब लीन सीजन के दौरान एक्स्ट्रा पानी चाहिए। करीब 30,000 से 35,000 क्यूसेक्स अतिरिक्त पानी की जरूरत है। 30 से 35,000 क्यूसेक्स। और ये जरूरत क्यों आन पड़ी अचानक? ये जरूरत है इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता बंदरगाह की नेविगेबिलिटी मतलब जहाज़ों के आने जाने की सुविधा बनाए रखने के लिए, और हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत उत्पादन के लिए। और इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट कर रही है। राइट। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, इंडिया ट्रीटी का ड्यूरेशन भी छोटा रखना चाहता है। मतलब अगले 30 साल के लिए नहीं, बल्कि शायद 10 या 15 साल के लिए। इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, है ना? स्पेशली बदलते हुए फैक्टर्स जैसे क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। बिल्कुल सही, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। और ये सब एक वैक्यूम में नहीं हो रहा है। याद कीजिए, अप्रैल 2025 में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर्स ट्रीटी, सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया था। तो ये दिखाता है कि इंडिया अब शायद एक ज्यादा असर्टिव हाइड्रो डिप्लोमेसी अपना रहा है। मतलब पानी को लेकर कूटनीति थोड़ी सख्त हो रही है। असर्टिव हाइड्रो डिप्लोमेसी, इंटरेस्टिंग टर्म। हाँ, और ये बांग्लादेश के लिए भी एक तरह का डिप्लोमेटिक टेस्ट है। उनके चाइना और पाकिस्तान के साथ जो संबंध है, उनको देखते हुए अगर उन्हें पानी कम मिलता है तो जाहिर है ये उनके लिए चिंता का विषय होगा। तो कुल मिलाकर ये जो आने वाली निगोसिएशंस हैं, ये इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। ये इंडिया की बदलती फॉरेन पॉलिसी को भी दिखाता है। ज्यादा इंटरेस्ट ड्रिवन अप्रोच लगता है। अब बैलेंस कैसे बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसमें काफी डेफ्ट डिप्लोमेसी मतलब कुशल कूटनीति की जरूरत होगी। बिल्कुल, कुशल कूटनीति ही रास्ता निकाल सकती है। चलिए अब जीएस पेपर 2 में ही गवर्नेंस और सिक्योरिटी की तरफ चलते हैं। असम सरकार आधार इश्यूएंस प्रोसेस को सख्त कर रही है। इसका निशाना बताया जा रहा है बांग्लादेश से होने वाला इलीगल इमिग्रेशन। हाँ, इसमें की चेंज ये है कि अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स यानी डीसीज, जिला आयुक्त ही अडल्ट्स के लिए आधार कार्ड्स अप्रूव करेंगे। और वो भी थॉरो वेरिफिकेशन के बाद।
ये सामान्य सेवा केंद्र वाले प्रोसेस से काफी अलग और ज्यादा सख्त है। अच्छा, तो सिर्फ डीसीज अप्रूव करेंगे अडल्ट्स के लिए? इसका रैशनल क्या दिया जा रहा है? रैशनल ये है, सरकार का मानना है कि ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो अडल्ट्स हैं, और क्योंकि असम में लगभग 100% आधार कवरेज पहले ही हो चुका है, तो ये नया रूल मूलतः नए एप्लीकेंट्स को टारगेट करेगा। और ये पॉइंट भी है कि आधार नागरिकता का प्रूफ नहीं है ना? लेकिन वेलफेयर स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए एक गेटवे जरूर बन गया है। हाल ही में 20 बांग्लादेशियों के डिपोटेशन का भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, तो ये कदम एक तरह से गवर्नेंस टूल यानी आधार को सिक्योरिटी इशू यानी इलीगल इमिग्रेशन से निपटने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वेरिफिकेशन प्रोसेस मजबूत होगा और इसका लिंक एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से भी है। याद होगा अप्रैल में सरकार ने उन आधार होल्डर्स पर क्रैकडाउन की बात कही थी जिन्होंने एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं किया था। राइट। लेकिन इसके पोटेंशियल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? डीसीज पर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ेगा शायद, और क्या जेन्युइन सिटीजन्स को जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं उन्हें परेशानी हो सकती है? ये बिल्कुल वैलिड कंसर्न्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ेगा और ये रिस्क हमेशा रहता है कि जेन्युइन सिटीजन्स प्रोसेस में फंस जाए। तो ये एक सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है जो असम सरकार की इलीगल इमिग्रेशन पर डिटर्मिनेशन दिखाता है। इसकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करेगी कि फिल्टरिंग कितनी इफेक्टिव होती है बिना जेन्युइन सिटीजन्स को नुकसान पहुंचाए। ओके। अब GS2 में ही एक और टॉपिक, फेडरलिज्म इन एक्शन। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर लगी रोक हटा दी है। हाँ, ये मामला भी इम्पोर्टेंट है। कोर्ट ने जून 23 को चुनावों पे स्टे लगा दिया था। वजह थी कुछ पिटिशंस जो राज्य के नए रिजर्वेशन रोस्टर, आरक्षण रोस्टर को चैलेंज कर रही थीं। सरकार ने पुराना रोटेशन सिस्टम खत्म करके नया लागू किया था और उसी पे सवाल उठे थे। पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट क्या था? पिटिशनर्स का कहना था कि नया रोटेशन सिस्टम फॉल्टी है, उसमें खामियां हैं। जैसे कुछ सीट्स जो पिछले 3 टर्म से रिजर्व थीं, उन्हें फिर से उसी कैटेगरी में रिजर्व कर दिया गया। उनका कहना था कि ये आर्टिकल 243D, अनुच्छेद 243D के तहत रोटेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का उल्लंघन है। आर्टिकल 243D कोई एग्जाम्पल भी था शायद? हाँ, जैसे देहरादून के डोयवाला ब्लॉक में 63% सीट्स रिजर्व थीं, जो SC मैंडेटेड 50% कैप से ज्यादा है। चीफ जस्टिस G. नरेंद्र और जस्टिस आलोक महारा थे, उन्होंने स्टे हटा दिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि पोल प्रोसेस रिज्यूम करे 3 दिन के एक्सटेंशन के साथ, और राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट का तर्क क्या था स्टे हटाने के पीछे? इलेक्शंस तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हैं, लेकिन वायलेशंस भी तो थे। कोर्ट ने माना कि इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, लेकिन ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस होने पर कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। इस केस में कोर्ट ने रिजर्वेशन रेपुटेशन को माइन्यूट कूल, मतलब बहुत छोटा या नगण्य माना, और कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लायंट है। हालांकि पिटिशंस अभी भी एक्टिव हैं, उन पर सुनवाई जारी रहेगी। तो मतलब कोर्ट ने टाइमली इलेक्शंस और रिजर्वेशन में फेयरनेस के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। एकीकरण में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के इंटरप्ले का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। टाइमली इलेक्शंस भी हों और फेयरनेस भी बनी रहे। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं GS पेपर 3 पर, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली खबर मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए एक बड़ी सक्सेस स्टोरी लगती है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स मोजाम्बिक को लोकोमोटिव्स एक्सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खबर है। BLW मोजाम्बिक को 10 एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन एक्सपोर्ट कर रहा है। 10 लोकोमोटिव्स, और ये एडवांस्ड है? क्या खासियत है इनकी? हाँ, ये ऑर्डिनरी लोकोज नहीं है। ये 3300 हॉर्स पावर HP हॉर्स पावर के इंजन है, और इन्हें केप गेज के लिए डिजाइन किया गया है। ये होता है 1067 mm ट्रैक, जो साउथ अफ्रीका में काफी कॉमन है, 1067 mm। इनकी मैक्स स्पीड है 100 किलोमीटर, और इसमें ड्राइवर कंफर्ट्स भी काफी मॉडर्न है। AC कैब है, फ्रिज, हॉट प्लेट, यहाँ तक कि टॉयलेट भी है। वाओ, 3300 HP, केप गेज, 100 किलोमीटर स्पीड और मॉडर्न कंफर्ट्स, ये तो काफी इंप्रेसिव स्पेक्स हैं। इस एक्सपोर्ट ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या है? ये RITS के थ्रू हो रहा है ना? हाँ, राइट्स के माध्यम से। सिग्निफिकेंस बहुत है।
पहला, ये इंडिया अफ्रीका टाइज को मजबूत करता है। दूसरा, ये इंडिया को एक रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर के तौर पे पोजीशन करता है। और तीसरा, ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए एक बड़ी जीत है। सही बात है। क्या बीएलडब्ल्यू पहले भी एक्सपोर्ट करता रहा है? बिल्कुल, बीएलडब्ल्यू का एक्सपोर्ट्स का अच्छा खासा इतिहास रहा है। अब तक 174 से ज्यादा लोकोस टंजानिया, वियतनाम जैसे देशों को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ये मोजाम्बिक वाला डील अफ्रीका में और भी मार्केट्स खोल सकता है। मोजाम्बिक खुद भी अपना रेल नेटवर्क 2030 तक डबल करना चाहता है, तो फ्यूचर पोटेंशियल काफी है। ग्रेट। चलिए अब इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हाँ, उधमपुर जिले के बसंतगढ़ फॉरेस्ट एरिया में एक इंटेंसिफाइड सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑपरेशन का? गोल है 3 टेररिस्ट्स को ट्रैक डाउन करना। ये पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद JEM जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन थर्सडे जून 26 को हुए एक इनकाउंटर के बाद शुरू हुआ, जिसमें 1 टेररिस्ट जिसका नाम हैदर एलियास मौलवी बताया गया, मारा गया था। अच्छा, तो ये फॉलो अप ऑपरेशन है। कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं और क्या मेथड्स यूज हो रहे हैं? इसमें आर्मी और JNK पुलिस की जॉइंट टीम लगी हुई है। कॉर्डन को और मजबूत किया गया है। एडवांस्ड एसिड्स जैसे ड्रोन्स और स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बसंतगढ़ का इलाका एक ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट भी है, इंटरनेशनल बॉर्डर से कश्मीर वैली तक जाने का। ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट। इन टेररिस्ट के बारे में और क्या जानकारी है? ऑफिशियल्स का मानना है कि ये ग्रुप शायद 1 साल से ज्यादा समय से इस इलाके में एक्टिव था और इन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs से मदद मिल रही थी। ये लोग नेचुरल केव्स और घने जंगलों का इस्तेमाल छिपने के लिए कर रहे थे। हाल ही में 5 OGWs अरेस्ट भी हुए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। ओके, तो OGW नेटवर्क पर भी क्रैकडाउन हो रहा है। इस ऑपरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली टाइमिंग को देखते हुए? इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, खासकर इसलिए क्योंकि अमरनाथ यात्रा जुलाई 3 से शुरू होने वाली है। पूरे रीजन में सिक्योरिटी बहुत हाई है। ये ऑपरेशन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के पर्सिस्टेंट चैलेंज को हाईलाइट करता है। इसे न्यूट्रलाइज करना प्रायोरिटी है। बिल्कुल। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी क्रिटिकल ऑपरेशन है। चलिए अब इकोनॉमिक पॉलिसी पे आते हैं। दिल्ली से अपडेट है। दिल्ली सरकार ने मौजूदा एक्साइज पॉलिसी, उत्पाद शुल्क नीति को एक्सटेंड कर दिया है। हाँ, दिल्ली सरकार ने मौजूदा एक्साइज पॉलिसी को मार्च 31, 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है, मतलब अगले 9 महीने के लिए। मार्च 2026 तक? हाँ। इसका मतलब क्या है ग्राउंड पर? लिकर रिटेल का क्या होगा? इसका मतलब है कि लिकर रिटेल पहले की तरह एक्सक्लूसिवली 4 गवर्नमेंट रन कॉर्पोरेशंस के जरिए ही चलता रहेगा। ये असल में पुरानी 2020-2021 वाली पॉलिसी है, जिसे सितंबर 2022 में वापस लाया गया था। 2022 वाली पॉलिसी जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लाया गया था, उसे स्क्रैप करना पड़ा था क्योंकि उसमें करप्शन के एलिगेशंस लगे थे और CBI जांच चल रही है। राइट, वो काफी कंट्रोवर्शियल रहा था। तो अब नई पॉलिसी कब तक आएगी? कोई कमेटी बनी थी शायद? हाँ, एक हाई लेवल कमेटी नई पॉलिसी ड्राफ्ट कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस और फिर इलेक्शंस की वजह से इसमें डिलेज हुई हैं। तो ये एक्सटेंशन जो है, ये एक तरह से स्टॉप गैप मेजर है जब तक नई पॉलिसी फाइनल नहीं हो जाती। ओके, तो मतलब स्टेटस को बना रहेगा, रिटेलर्स वही 4 कॉर्पोरेशंस रहेंगे, DSIIDC, DCWS, DTDC, DSCSC। बिल्कुल, नो प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइसेस, फीस, मार्जिन सब अनचेंज रहेंगे। एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस रिन्यूअल फीस देके रिन्यू हो जाएंगे। दिल्ली को एक नई स्टेबल एक्साइज पॉलिसी का इंतजार है, लेकिन फिलहाल ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मॉडल ही चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं GS पेपर 1 की ओर। इंडियन हेरिटेज, कल्चर और सोसाइटी, एक महत्वपूर्ण शताब्दी समारोह की खबर है। हाँ, आज ही जून 28 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज विद्यानंद जी महाराज के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस, शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में हो रहा है। अच्छा, आचार्य विद्यानंद जी महाराज, इनके बारे में थोड़ा बताइए। आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फिगर है। वो एक अत्यंत रिवर्ड जैन स्पिरिचुअल लीडर थे, एक प्रोफाउंड स्कॉलर थे संस्कृत और प्राकृत भाषा के। उनके 50 से ज़्यादा वर्क्स हैं और उन्होंने भारत भर में प्राचीन जैन मंदिरों के रेस्टोरेशन, जीर्णोद्धार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जैसे दिल्ली, वैशाली, इंदौर और श्रवणबेलगोला में। अच्छा, मंदिर रेस्टोरेशन के अलावा? वो एजुकेशन के, शिक्षा के बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे, स्पेशली प्राकृत और जैन फिलॉसफी की शिक्षा के। उन्होंने कई पाठशालाएं स्थापित की और वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने इगैलिटेरियनिज्म, समतावाद और हार्मनी, सद्भाव को प्रमोट किया। तो काफी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी थी। हाँ। इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन का महत्व क्या है? ये साल भर चलेगा? हाँ, ये सेलिब्रेशन साल भर चलेगा, जून 28, 2025 से अप्रैल 22, 2026 तक। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज कर रही है। गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाता है कि स्पिरिचुअल हेरिटेज को नेशनल नैरेटिव में इंटीग्रेट किया जा रहा है। उनकी टीचिंग्स अहिंसा, ट्रूथ, सत्य, धर्म आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। बिल्कुल। एक और बड़ा कल्चरल इवेंट, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा। जी, जगन्नाथ रथ यात्रा या वो भी शुरू हो गई है? हाँ जी, पूरी उड़ीसा में ये भव्य यात्रा कल जून 27 को शुरू हुई। लाखों श्रद्धालु इस 9-day फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं। 9 days का फेस्टिवल, इसमें डीटीज को चैरियट्स में ले जाया जाता है ना? बिल्कुल। डिएटीज लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बेलाभद्रा और गॉडेस सुभद्रा को उनके भव्य रथों में मेन 12th सेंचुरी टेम्पल से गुंडीचा टेम्पल तक ले जाया जाता है। ये मुख्य यात्रा है। और इस साल एक और खास बात हुई है, वेस्ट बंगाल के दीघा में भी रथ यात्रा हुई है, पहली बार। हाँ, ये सिग्निफिकेंट है। पहली बार दीघा, वेस्ट बंगाल में जो नया जगन्नाथ धाम टेम्पल बना है, वहां भी रथ यात्रा आयोजित की गई। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया और पारंपरिक रिचुअल्स भी परफॉर्म किए। अच्छा, तो दीघा में भी लाखों लोग जुटे होंगे? हाँ, दीघा में भी लाखों लोग जमा हुए। करीब 750 मीटर का रूट था और सुरक्षा के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल तैनात थे। वहां भी पूरी के रिचुअल्स को फॉलो किया गया। ये दिखाता है कि कैसे मेजर ट्रेडिशंस नई लोकेशंस पर भी एस्टैब्लिश हो रही हैं और इससे टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। सही बात है, कल्चर का एक्सपेंशन। चलिए, ये तो हुई डिटेल चर्चा। अब वक्त है कुछ क्विक बाइट्स का, प्रीलिम्स फैक्टोपीडिया का। नोट्स के लिए की फैक्ट्स रेडी। गैंजीज वाटर ट्रीटी, गंगा जल संधि, 1996 इंडिया बांग्लादेश, 2026 में एक्सपायर, फरक्का बराज, रीनेगोशिएशन लाइकली। असम आधार रूल्स, डीसीज जिला आयुक्त अप्रूव करेंगे अडल्ट आधार, इलीगल इमिग्रेशन चेक करने के लिए। उत्तराखंड पंचायत पोल्स, एचसी ने पोल्स अलाउ किए। रिजर्वेशन चैलेंज जारी, आर्टिकल 243D, अनुच्छेद 243D। आचार्य विद्यानंद जी महाराज, जैन स्कॉलर, सोशल रिफॉर्मर, सेंटेनरी सेलिब्रेशंस शुरू। लोकोमोटिव एक्सपोर्ट्स, इंडिया टू मोजाम्बिक, 10 3300 HP केप गेज लोकोस बाय BLW। JNK सिक्योरिटी, ऑपरेशन बसंतगढ़ उधमपुर में जारी, JEM जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट्स टारगेट पर। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, मार्च 31, 2026 तक एक्सटेंड हुई, रिटेल 4 गवर्न कोप्स के पास। रथ यात्रा, एनुअल फेस्टिवल पुरी में, पहली बार दीघा वेस्ट बंगाल में भी हुई। बैंक हॉलिडेज, जून 27 उड़ीसा मणिपुर में रथ यात्रा के लिए थी। बिल्कुल फास्ट रिकैप। हाँ, ये क्विक फैक्ट्स नोट करने के लिए जरूरी हैं। अब मेंस मास्टर स्ट्रोक, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक सवाल। जरूर। तो आज का मेंस मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन है, India's recent decision to renegotiate the Ganges water sharing treaty with Bangladesh following the suspension of the Indus Waters Treaty with Pakistan indicates a more assertive hydro diplomacy. Critically analyze this shift. What are the potential geopolitical and economic implications for India and the region? 250 words, 15 marks. मैं repeat करती हूँ. India's recent decision to renegotiate the Ganges water sharing treaty with Bangladesh following the suspension of the Indus Waters Treaty with Pakistan indicates a more assertive hydro diplomacy. Critically analyze this shift. What are the potential geopolitical and economic implications for India and the region? अच्छा सवाल है। इसमें क्रिटिकली एनालाइज करना है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स, इम्प्लीकेशंस सब देखने होंगे। सोचिए, स्ट्रक्चर क्या होगा, की आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे इसे। आंसर नहीं देना है, बस सोचना है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा एनालिसिस समाप्त होता है। याद रखिएगा, इन इंटरकनेक्टेड इश्यूज को समझना ही यूपीएससी क्रैक करने की कुंजी है। ये नॉलेज सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये लाइफ के लिए पर्सपेक्टिव बनाता है।
एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। हम सभी को एंकरेज करेंगे कि इसे दोबारा सुनें, डिटेल नोट्स बनाएं। कंसिस्टेंसी दोस्तों, कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी एसेट है इस मैराथन में। और अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। लाइक करें, शेयर करें अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं और सबसे जरूरी हमारे यूट्यूब चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। हाँ, और अगर आपको लगता है कि कंटेंट वैल्यू ऐड करता है तो आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। इससे हमें चैनल को सस्टेनेबल बनाने और आपके लिए रेगुलर क्वालिटी एनालिसिस लाने में मदद मिलती है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हम जल्द ही वापस आएंगे। जय हिंद।